अब देखते ये हैं कि सलमान सफदर साहब जो कि बड़ी बड़ी बड़के मारते रहे, तो बारी आ रही है दलाल देने की, तो कहते हैं नीमे नीमे होकर जनाब गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान अहमद न्याजी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन करार दिया था, वो असल में चोर निकले। कासिम के पापा चोर हैं। पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर तो 28वीं आईनी तरमीम मुमकिन ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान में 28वीं तरमीम पर सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ गया है। तमाम पार्टीज और उनके रहनुमा जो है इस पर बात कर रहे हैं और इनसाइट्स क्या हैं इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा IMF ने जो है वो नए महंगाई के तूफान का जो है वो बजा दिया अलार्म, और देखना यह है कि ये तूफान कितना बड़ा तूफान होगा। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में भी एक अहम पेशरफ्त है, एक अहम अपडेट है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बानी और बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो है वो अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है, जिसमें कहा गया है कि जी 20 मई तक जो है दलाइल कंक्लूड किए जाएं, और साथ में ये भी कहा है कि उम्मीद दोनों तरफ के वकला या सिर्फ बानी PTI के वकील और बुशरा बीबी के वकील? मेरे ख्याल से उन्हीं के वकीलों के सलमान सफदर जी, मेरे ख्याल से दोनों साइड्स को कहा होगा। हाँ, कहा है दोनों को, लेकिन सलमान सफदर साहब इसको कंक्लूड नहीं कर पाए ना। तो उन्होंने कहा कि वकला उम्मीद करते हैं कि वकला गैर हाजिर भी नहीं का आगाज ही नहीं किया, कंक्लूड क्या नहीं कर पाए। उन्होंने तो दलाइल नहीं दी है। वो कहते हैं जी हमें टाइम चाहिए, मैं अपने क्लाइंट के साथ मशावरत करना चाहता हूँ, मेरे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जब अपीलें दायर की थी तो इंस्ट्रक्शंस देके की थी ना, बिल्कुल, वरना टाइम बार्ड हो जाती है। ठीक है, अपील टाइम बार्ड हो जाती है ना, बिल्कुल। तो अपील विद इन टाइम फाइल करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो कहता है कि जी मैं फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, जो ऑर्डर है ये मुतनाज़ा है, लिहाजा जो एपलेट फोरम है वो मेरी इस्तदा सुने, और वो इस्तदा करता है जी कि ये जो फैसला मेरे खिलाफ आया है इसको कलअदम करार दिया जाए। ये होता है जी एक तरीकाकार। बिल्कुल। अब दलाइल जब देने की बारी आई, जिसको पहले वो 15 मिनट के दलाइल कहते थे, अब पतली गली से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन अदालत ने भी उस पतली गली को आगे से बंद कर दिया। अब जब पतली गली आगे से बंद हो गई है तो वापस उनको दोबारा अदालत में ही आना पड़ेगा। अब देखते ये हैं कि सलमान सफदर साहब जो कि बड़ी बड़ी बड़के मारते रहे, जो मोला जट वाली फिल्म का जो है ना वो याद दिलाते रहे, ठीक है, लेकिन जब अब बारी आ रही है दलाइल देने की तो कहते हैं नीमे नीमे होकर जनाब गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अदालत ने भी आगे से रास्ता बंद कर दिया है। हाँ, अब वापस आना पड़ेगा, दलाइल देने पड़ेंगे। और इस केस के अंदर मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूं कि ये वाहिद केस है नौशीन, ये वाहिद केस है जिसके अंदर मुझे किसी किस्म का कोई रिलीफ इमरान अहमद न्याजी साहब जो कि डेरा के चांसलर हैं उनके लिए दिखाई नहीं देता। इमरान अहमद न्याजी तो अलग बात है, बुशरा बेगम के लिए भी कोई उसके में के अंदर मुझे ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही जिसके अंदर उनकी बचत हो सके। कुछ लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा जब मामला तय हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें अनफोल्ड होती हैं और रास्ता निकल आता है। लेकिन इसमें रास्ता निकालने की गुंजाइश जो है, जो जज साहब थे उन्होंने छोड़ी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, नासिर जावेद राणा उनका नाम है, और जज साहब एक सीनियर जज हैं जिनसे मुतालिक बड़ा फिर उन्होंने सवालात उठाए। अच्छा, ये वो जज साहब थे जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज ड्यूरिंग ट्रायल नहीं उठाया गया। पता आपको? ओके। इनके ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रायल कोई जो है वो एतराज नहीं उठाया गया। हमायूं दिलावर साहब पर उठाया गया था, शाहरुख अर्जुमन पर उठाया गया, यानी दीगर जो है वो जजेस के ऊपर उन्होंने एतराजात उठाए। लेकिन नासिर जावेद राणा के ऊपर जो ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहे थे वकला अंडर द लीडरशिप ऑफ सलमान सफदर, उनने कभी भी एतराज नहीं किया। हाँ, लेकिन फैसले के बाद उनको बड़ा मोतरज हो गए। फैसले के बाद बड़ा उनके कुछ सिविल जज थे जब वो उस जमाने का, अब तो आज तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हैं, और ये डेपुटेशन पर गए हुए थे नैब के अंदर, और वहां पर उन्होंने केस, देखिए ये पूरा साल से ज्यादा चला ये केस। बिल्कुल, ये 3 महीने के अंदर इस केस ने यानी ट्रायल ने कंक्लूड होना था, लेकिन उन्होंने पेशेंस के साथ इन लेंथ मौका दिया कि अपनी इनोसेंस साबित करें, लेकिन इनोसेंस साबित नहीं कर सके ना। डे लाइट रॉबरी है, दिन दिहाड़े किसी ने डाका डाला हो, चोरी की हो, तो उसकी बचत किस तरह हो सकती है? तो माजरत के साथ मिस्टर क्लीन
की परसेप्शन बनाने वाले इमरान अहमद नियाजी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन करार दिया था, वो असल में चोर निकले। कासिम के पापा चोर हैं। अच्छा, ये आज की ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा चलें, आज की ग्राउंड रियलिटी है, पहले ही ग्राउंड रियलिटी को और ये अदालती फैसला भी इस बात को इंडोर्स करता है कि कासिम के पापा चोर हैं। अब देखते हैं 20 मई को क्या। अच्छा, लेकिन मैंने ये कहा है कि जी चोर हम नहीं कहेंगे, हम उनको शाही चोर कहेंगे। आप तो नया है, मैंने कहा शाही चोर कहेंगे। उसकी वजह ये है कि शाही क्यों आप लगा रहे हैं? क्योंकि वो जो थी ना घड़ी खाना काबा वाली, ठीक है, ग्राफ वाली, वो जो घड़ी थी वो शाही तोहफा था। अच्छा, वो शाही तोहफे को बेचकर पैसे तोशाखाना में जमा कराने वाले चोर को शाही चोर कहा जा सकता है ना। उसको आम चोर तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं शाही चोर। वैसे अच्छी इस्तेलाह निकाली आपने खान साहब के लिए। वैसे आप हैं बहुत क्रिएटिव, ये आप मैं तारीफ करना चाहूंगी। अच्छा, खान साहब मतलब पूरी मीडिया इंडस्ट्री में उनके लिए इतनी क्रिएटिव वर्ड्स कोई नहीं चुन के लाता जितने आप लाते हैं ना। तो वो तो अडयाला का चांसलर, तो आपको अडयाला का चांसलर, तो वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनना चाह रहे थे। हाँ। लेकिन वो तो उन्होंने तो उनकी जो नॉमिनेशन थी वो तो कंसिडर भी नहीं की और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर वो अडयाला में थे, तो एक के बाद दूसरे मुकदमे में जब सजा हो चुकी है उनको, तो फिर उनको चांसलर का ओहदा मिलना चाहिए ना। बिल्कुल जी, आपने दे दिया उनको। अच्छा, दूसरी खबर, 28वीं तरमीम पे हमने कल भी हसन बात की थी। 28वीं तरमीम पे सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है। जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा जी क्या 18वीं तरमीम रोल बैक होने जा रही है, हुकूमत वजाहत दे। उन्होंने हुकूमत से वजाहत मांगी। बिलावल भुट्टो से कल ये सवाल किया गया सहाफ़ी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने 28वीं तरमीम के हवाले से अभी तक तो कोई बात नहीं की, कल कर लें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में कहा कि जब भी होगी अब 28वीं तरमीम होगी। आसिफ जरदारी से इस हवाले से मुलाकातें हो चुकी हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनकी मर्जी से ही करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतना इब्हाम या इतना वो सब चीजें क्यों है? हुकूमत कोशिश कर रही है मंजूरी लेने की, कहाँ पे कोई कुछ है या सब सेम पेज पे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर तो 28वीं आईनी तरमीम मुमकिन ही नहीं है। सेनेट के अंदर ही नंबर पूरे नहीं होते, बिल्कुल, कौमी असम्बली में भी नंबर पूरे नहीं होते, 2/3 अक्सरियत तो नहीं आ सकती ना। तो लिहाजा ये तो मजबूर हैं, यानी गवर्नमेंट को मजबूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में शामिल ही नहीं हो सकती। तो पीपल्स पार्टी मंजूरी देगी अगर 28वीं तरमीम आईनी तरमीम में होना है और इत्तेफाक राय होता है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज, तो तभी ये मुमकिन होगी ना, इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। ओके। तो एक चीज तो बड़ी वाजे है। दूसरी बात है, कई लोग कहते हैं जी कि ऐसा मंजन आ रहा है मार्केट के अंदर कि जी 28वीं तरमीम के अंदर जैसे आप कल कह रही थी कि जनाब सदर साहब को हटाकर तो फील्ड मार्शल से बन जाएंगे। भाई पागल हैं वो पीपल्स पार्टी वाले कि उसके हक में वोट देंगे, पहली बात तो ये है। दूसरा, क्या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो कोई ऐसा ओहदा है जिस पर कोई नाखुश हो सकता है? वो तो फील्ड मार्शल है, इस वक्त ब्रिंगर ऑफ प्राइड है फॉर एंटायर नेशन। उनके बारे में तो अच्छी तवक्कुआत रखें। वो कभी उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल अज़ाइम ना थे, ना है, ना इंशाल्लाह होंगे। वो मुशर्रफ से कंपेयर करके मिसालें निकाल रहे हैं परवेज लोग। मुशर्रफ जो है वो जैसे उन्होंने आर्टिकल में अल्लाह खमीर था, ये अल्लाह खमीर था, वो इनलाइटेंड मॉडरेशन वाले आदमी थे। ये हाफिज़े कुरान है, ये इस्लाम के ऊपर अल्लाह तवक्कल चलने वाला आदमी है। कोई कंपैरिजन नहीं है अमंग टू, देयर इज नो कंपैरिजन। वो तो डांस करते थे मुशर्रफ साहब, गाने गाते थे। हाफिज साहब तो कुरान की और अहादीस के हवाले देते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो दोनों के अंदर किरदार के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल प्रेसिडेंट जो मुशर्रफ रहे हैं वो मतलब लंबा अरसा उन्होंने रूल किया, बड़े ताकतवर आदमी थे। शायद ये उतने ताकतवर नहीं है, ये शायद उतने ताकतवर नहीं है यानी सिस्टम वाइज, निजाम वाइज। बट क्या किरदार के हवाले से देखा जाए तो ये तो उनसे बहुत आगे हैं। तो ये जो लोग मिसालें कोट कर रहे हैं, जो मंजन मैंने भी कल आपसे शेयर किया कि वो निकालते हैं कि जैसे मुशर्रफ साहब ने आर्टिकल में गुंजाइश निकाली यूनिफॉर्म के साथ सदर रहने की, तो फील्ड मार्शल भी ऐसा कर सकते हैं अपनी। ये सारा मंजन क्यों? मतलब 28वीं तरमीम को लेकर पीपल्स पार्टी को अगर तहफुजात कहते संगीन हो सकते हैं कि हुकूमत और इनकी राहें जुदा हो जाएं। देखें, इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग होती है तो हुकूमत बरकरार रहेगी। उनके पास कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत इत्तेहादियों के साथ मिलकर मौजूद है। पहले ये था कि इनके बगैर ये मुमकिन नहीं था ये रह सके, लेकिन अब मुमकिन है। पहली बात तो ये है, ठीक है, हुकूमत बरकरार रह सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है? पीपल्स पार्टी को ऑफेंड करती नहीं है। अभी देखिए आपके सामने
जो कामरान टिसोरी साहब को तब्दील किया गया और निहाल हाशमी साहब को गवर्नर सिंध लगाया गया, वो पीपल्स पार्टी की मर्जी से लगाया गया ना। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ना खुश थी कामरान टिसोरी साहब से, तो कामरान टिसोरी साहब चाहे वो एक एस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत के काफी करीब समझे जाते थे, लेकिन इसके बावजूद उनको घर जाना पड़ा ना। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी को ऑफेंड तो कोई नहीं कर रहा। और पीपल्स पार्टी के पास भी जो इस वक्त ओहदे मौजूद हैं, चाहे प्रेसिडेंट का ओहदा है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, चाहे वो डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का ओहदा है, चाहे वो गवर्नर साहिबान है, ये तमाम के तमाम आईनी ओहदों की डिमांड उन्होंने खुद की थी। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टरशिप उनके पास मौजूद है। ये तमाम के तमाम इस वरना तो एक वोट ज्यादा था मुस्लिम लीग नवाज का, लेकिन उसके बावजूद बन गए ना जो है वो सरफराज भुट्टी साहब। और सरफराज भुट्टी साहब को इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज भी अपने ही वज़ीर-ए-आला के तौर पर देख रही है। ठीक है, तो यानी सरफराज भुट्टी मुस्लिम लीग नवाज के भी वज़ीर-ए-आला हैं, सरफराज भुट्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर-ए-आला हैं। तो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तभी मुस्लिम लीग नवाज उनको अपना जो है वो वज़ीर-ए-आला तस्वर कर रही है। आपको पता है सरफराज भुट्टी साहब को इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नवाज ज्यादा खुलकर सपोर्ट करती है। हाँ। उनके अपने लोग कई उनके मुखालिफ हैं पार्टी के, पता आपको इस बात का? उनके खिलाफ साजिशें कर रही हैं। मरियम नवाज भी तो गई थी ना, काफी उनको सपोर्ट कर आई हैं वहां पर। बड़े अरसे बाद एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आया बलूचिस्तान के अंदर जो वाकई ही सूबे का दर्द भी रखता है और सूबे के लिए काम भी कर रहा है, और गवर्नेंस मॉडल भी काफी बेहतर लेकर आया है। और वो यानी उसकी फैमिली वो खुद मतलब मुतद्दिद 2 दर्जन से ज्यादा हमले हो चुके हैं सरफराज भुट्टी के ऊपर, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं और धमाकों के साथ आईडीज। इसके बावजूद वो इंटैक्ट है और रियासत के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसा आदमी तो यानी एक टर्म क्या 10 टर्म के लिए ऐसे बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाए, तब भी उसका जो एहसान है वो नहीं तोड़ सकता। सही। अच्छा हसन, इस तरमीम के साथ जो मंजन और सोशल मीडिया पे है वो ये भी है ना कि इस तरमीम में जो एनएफसी के अलावा जो है कराची को वफाक का हिस्सा बनाना और वोटर की उम्र बढ़ाना, ये सब भी शामिल है। आप समझते हैं ये फजूल चीजें? अभी तक वैसे इस तरमीम तो सरफेस पे आई है। वोटर की उम्र के हवाले से अभी मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। इट्स पॉसिबल, इसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ठीक है। वोटर क्योंकि उसकी एज के हवाले से अगर ना इसको छेड़े तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी हवाले से कुछ ना कुछ होगा। वैसे आपस की बात है, 18-19 साल का बच्चा जब जाता ही नहीं है वोट डालने के लिए। मैं तो कई लोगों को जानता हूं, उनका कोई 10 यानी उनकी जिंदगी में इलेक्शन आ चुके होंगे, नौजवान है, लेकिन वो 10 के 10 इलेक्शन में से उन्होंने एक इलेक्शन में भी वोट कास्ट नहीं किया। हाँ, कहते हैं हुक्मरान बहुत बड़े हैं, नहीं दोबारा करना कहते ये हैं कि हुक्मरान बहुत बुरे हैं लेकिन वोट नहीं डालेंगे, यानी अपनी राय का इजहार करेंगे नहीं, लेकिन यानी लिप सर्विस के अंदर जनाब क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। भाई आप जाएं वोट कास्ट करें, ये आपका फर्ज है, ये बेसिकली आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपकी ड्यूटीज में शामिल है। नहीं, जब 18 साल में अडल्ट हो जाते हैं, शनाख्ती कार्ड बन सकते हैं, तो वोट क्यों नहीं? व्हाई नॉट? शादी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि इसको तब्दील ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि संजीदगी आनी चाहिए। बच्चे अगर 18 साल को अलाउड है, 21 साल को अलाउड है या 25 साल को अलाउड कर रहे हैं, जिसको भी वोट कास्ट कर सकता है वो कम से कम वोट तो कास्ट करने जाए ना यार। हाँ, ये तो है। लेकिन वो जो कराची वफाक का हिस्सा है, कोई नहीं। अच्छा, ये नहीं, ये कराची को वफाक का हिस्सा बनाने वाली बात गलत है। ओके। और देखिए इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी। ये वो चीजें जो बातें हो रही है ना, ये सब फजूल बातें हैं ना। एनएफसी के हवाले से, एनएफसी के हवाले से और कुछ जुडिशरी के हवाले से। अच्छा, मतलब पहले तो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के अंदर तो मेन फोकस जुडिशरी था ना। इस मर्तबा मेन फोकस जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी को समझ दें कि 10% शायद जुडिशरी से मुतल्लिक कोई चीज हो। ओके, बाकी एनएफसी से, बाकी सारा एनएफसी एंड अदर्स। ओके, और कुछ और चीजें हैं। ठीक है, देखते हैं ये सरफेस पे आएगी तो। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करूंगी, फैसल वाडा साहब काफी टाइम के बाद सरफेस पे आए हैं। वैसे अब आपको पता ही है कि वो बड़ी प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। अब वो जो पिंकी वाला जो कोकेन क्वीन वाला मामला चल रहा है, उस पर उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट दाग दिया है। और ट्वीट इतना लंबा चौड़ा वो तो आपने भी पढ़ा है। बहरहाल वो कहते हैं कि ये इब्तिदा है स्कैंडल की, रोता है कि आगे आगे देख होता है क्या। उनकी इस ट्वीट से बहुत से लोगों का ये तज्जिया है कि सियासत की या किसी सियासी चंगारी की बू आ रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको भी ऐसी कोई बू आ रही है या सिर्फ वाडा साहब की बातें हैं? वाडा साहब की ट्वीट मैंने देखी है, कल उस पर बातचीत भी हुई है। मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है उनसे, बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो आई विल से नो कमेंट्स।
ओके इसका मतलब कुछ ना कुछ है, रावी बता नहीं रहे। अच्छा चलें जी रावी साहब, हम आपसे पूछते हैं अब लास्ट में कि आईएमएफ ने जो है वो महंगाई के तूफान का जो है वो घंटी बजा दी है, तो अवाम अपनी कमर कस लें? क्या कहा जा रहा है कि 11 नई कड़ी शराइत हैं, 430 अरब के टैक्सेस हैं, और आईएमएफ ने ये भी कह दिया है कि अब माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होगी और महंगाई बढ़ेगी, तो ये तो अवाम के लिए बड़ी ही बैड न्यूज़ है। देखिए, महंगाई तो होनी है। महंगाई जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, दुनिया के अंदर लेवी हुकूमत लगाकर अपने टैक्सेस डायरेक्टली वो हासिल नहीं कर सकी, लेवी लगाकर इस मर्तबा लोगों पर बोझ डाला हुआ है। अब तो जो मजीद टैक्सेस कह रहे हैं, ये टैक्सेस मजीद लगाने के बजाय जो मेरी इतला है, हुकूमत टैक्सेस की जो कलेक्शन है उसके मैकेनिज्म को या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के हवाले से सोच रहे हैं। जैसे रिटेलर है, रिटेलर के ऊपर जो है वो टैक्स लगाएंगे। अच्छा। और ये इस हवाले से अब उन्होंने ठान ली है, जितने मर्जी ये जो रिटेलर्स जो है ना वो करें, एहतजाज करें। इस हवाले से हम मीडिया को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। देखें, एक प्रोडक्ट जो है, एग्जांपल देता हूं, वो फैक्ट्री से निकलता है, फैक्ट्री टैक्स पे कर रही है, ठीक है, लेकिन जब रिटेलर के पास आता है, रिटेलर भी जो उसकी प्राइस है वो चार्ज कर रहा है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं पे कर रहा। अच्छा, जो अपना मार्कअप है वो तो ले ही ले रहा है ना, जो उसके ऊपर टैक्स बनता है मुनाफे के ऊपर, वो पे नहीं करता। अच्छा। वो बेसिकली इस मुल्क के अंदर कैश लेस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, कैश लेस जो है वो चीज होनी चाहिए, और डायरेक्ट अकाउंट में नहीं, यानी बार कोड वाला सिस्टम रखे, लेकिन वो उसका यानी अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट के अलावा किसी और पर्सनल अकाउंट के अंदर वो पैसा ना ले सके। अच्छा। जो उसकी शॉप है, उस शॉप के नाम का अकाउंट होना चाहिए, और उसके ऊपर उसकी पूरी की पूरी जो है ना वो जब उसका साल के बाद उसका टैक्स रिटर्न फाइल हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस लाजिम है जी। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या बहुत बड़े बड़े, गवर्नमेंट ने तुझे कर दिया ना कि आपने अगर कार्ड से पेमेंट करेंगे रेस्टोरेंट के अंदर तो 5% टैक्स है, वरना नहीं तो ज्यादा है, इससे 15% लेते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन सर मैंने सुना है कि तनख्वाहदार तबके की भी गर्दन कटने वाली है, टैक्सेस बढ़ गए तो फिर तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा करेगा? मैं इस वक्त जो मेरी सैलरी है, मैं सैलरी के ऊपर टैक्स पे करता हूं, वो कट कर आते हैं, और जो प्लस मेरी अपनी इनकम होती है, सपोजिटली रेंटल है मेरी इनकम, कुछ ना मेरी रेंटल इनकम है, तो जब मैं सैलरी पर मैंने अलग टैक्स पे कर दिया है, रेंटल इनकम आती है, और फिर सैलरी के जो टैक्स के पे करने के बाद जो पैसे आते हैं उसके ऊपर मेरे पास फिर टैक्स स्लैब लगती है मेरे ऊपर। मैं दूसरा पे कर रहा हूं, मैं सैलरी पर भी पे कर रहा हूं, मैं रेंट के ऊपर भी पे करता, मतलब रेंट का भी अलग हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स भी अलग हो गया, वो भी हो गया, फिर इनकी जब कीमत दोनों को जोड़कर फिर टैक्स बनता है मेरे ऊपर। हालांकि उसको एग्जेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर भी पे करना है। आप तो माशाल्लाह प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन गरीब आवाम को और सपोजिटली मैं बताऊं, अगर सपोजिटली कोई मेरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको कि मैंने उस पर 1/5 ऑफ रेंटल इनकम से ज्यादा खर्चा मैं शो नहीं कर सकता, चाहे वो 50 साल पुरानी होगी, अब उसकी पूरी रेनोवेशन रिक्वायर्ड है, उस एक साल के अंदर मैं उसका 1/5 से ज्यादा खर्चा जाहिर नहीं कर सकता। हालांकि अगर मैंने रेंटल इनकम मेरी सपोजिटली अगर आ रही है 10 लाख रुपया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और वो 10 क्या मुझे 20 लाख रुपया मैंने स्पेंड कर दिया बिल्डिंग के ऊपर, इवन देन मैं वो जो 10 लाख रुपए है उसका 1/5 जो निकाल कर, तो बाकी मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, बाकी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज। खैर मुझे लग रहा है कि हम आवाम के लिए तो बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। टैक्स पे करना चाहिए जी, दुनिया में टैक्स पे किए जाते हैं, लेकिन टैक्स बढ़ाने से टैक्स पे करना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, टैक्स देना होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको मजीद ना निचोड़ें। वो लोग जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं आ रहे, जो टैक्स अदाई नहीं कर रहे सिरे से, उन लोगों को पकड़ें। हाँ, होना तो ये चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है और इसके बाद हम इसको एंड करते हैं। सुना है सुहेल आफरीदी की वजारत आला को एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि ख़तरा है और गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, इन खबरों में कितनी सदाकत है? वैसे तो आपके बार बार करप्शन कहने से मैंने सुना उन्होंने तहकीकात भी शुरू करवा दी हैं। ये दुरुस्त खबर नहीं है। अच्छा, सुहेल आफरीदी को हटाकर गवर्नर राज लगाने की खबर दुरुस्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कह रहे थे कि, सॉरी मैं अभी बात काट रही हूँ, कि कुछ लोग कह रहे थे कि बजट से पहले पहले वो घर चले जाएंगे। नहीं, अच्छा, अभी नहीं जा रहे। चले जाएं तो उससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुहेल आफरीदी जा रहे हैं। देखो, वो कल बात कर रहा था काला चैनल की, तो मैं उससे पूछना चाहूंगा सुहेल आफरीदी से, इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। सुहेल आफरीदी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप मोरल करेज दिखाएं,
इसकी उसकी इसकी छोड़ें, ये नाम काला चैनल छोड़ें, आप नाम लो। हम्म, अपने जो है अपने आप को वज़ेला कहते हो, कबायली कहते हो, अपने आप को गैरतमंद कहते हो, पख्तून कहते हो, तो पख्तून तो बहादुर होते हैं, वो तो डरते नहीं हैं। तो अब मैं आपको कहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं काला नाम लो। नाम काला चैनल कौन सा चैनल है? जितने भी इवन के यूट्यूब चैनल्स भी हैं ना, वो भी अपने नाम के साथ चल रहे हैं। हर एक ने नाम रखा हुआ है। मैंने भी चैनल का नाम हसन यूब खान रखा हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ लोगों के नाम है। तो आप उस चैनल का नाम लें। जिस तरह हम अभी आजाद डिजिटल में बैठे हुए हैं, इसका नाम आजाद डिजिटल है। इसी तरह मुख्तलिफ चैनल्स हैं, वहां के उनके अपने अपने नाम हैं। तो आफरीदी साहब थोड़ी सी ताकत के इंजेक्शन लगाएं। हाँ, काला चैनल तो कोई भी नहीं, ताकत के इंजेक्शन नाम के साथ, और नाम लें, नाम लें, नाम लें। ऐसे इसकी उसकी उसकी ये इस तरह की बातें, लपटना पलटना झपटना और काला चैनल, ये बातें नहीं आपको सूट करती। तो हिम्मत पैदा करें, मर्द बने, पख्तून बने, कबायली बने, नाम लें। क्या लें? नाम लें। हाँ, फिर ताकि जल्दी फारिग हो जाए। थैंक यू वेरी मच।